आपने बताया कि आपने 1 बाय 1 सारी सर्जरीज की। एक साथ सर्जरीज नहीं होती है ना, अगर दोनों जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो? नी रिप्लेसमेंट में अगर हम वेस्टर्न डेटा को कंपेयर करें वर्सेस इंडियन डेटा, काफ़ी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम दोनों साइड के जॉइंट्स की बहुत कॉमन पाई जाती है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि इंडियन माइंडसेट एक होता है कि जितना हम डिले कर सकते हैं सर्जरी को हम करें। तो वो जब बिल्कुल ऐसा लास्ट स्टेज हो जाता है, जब उनका डेली एक्टिविटीज़ बिल्कुल हैम्पर हो जाती है, तब वो यूजुअली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और बाय द टाइम दोनों जॉइंट्स एक ही सिचुएशन में होते हैं, मतलब दोनों ही ख़राब होते हैं। तो जब हम उनका एक्सरे देखते हैं, उनको कंडीशन देखते हैं, तो हम उसके हिसाब से, प्लस एक ये फैक्टर हो गया कि कौन सा जॉइंट ज़्यादा ख़राब है। इफ़ बोथ द जॉइंट्स आर अफेक्टेड देन ऑब्वियसली दोनों साथ में होना चाहिए। बट क्योंकि दोनों जॉइंट्स करने से पेशेंट को मेडिकली रिस्क हो सकता है ज़्यादा, तो हम हमेशा उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन पूरा करते हैं। ये देखते हैं कि पेशेंट दोनों जॉइंट्स की सर्जरी कराने के को झेलने लायक है या नहीं है। उसमें पेशेंट का वेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर वो बहुत एल्डरली है या बहुत ओबीस है तो उस केस में हम 1 बाय 1 जाते हैं। अगर पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, उसका शुगर बिल्कुल कंट्रोल ना हो, या ऐसा कोई और मेडिकल इशू हो जिसकी वजह से अगर हम दोनों करेंगे तो उसको कोई ना कोई और मेडिकल इशू ना हो जाए, उन सिनेरियोज में हम 1 बाय 1 जाते हैं। बट अदरवाइज अदर कंडीशंस आर वेल कंट्रोल्ड और दोनों जॉइंट्स का ज़रूरत है तो हम दोनों भी कर सकते हैं। तो डेटा कहता है कि 60 से 70% पेशेंट्स में दोनों जॉइंट्स एक साथ ऑपरेट करते हैं। और 30 to 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 बाय 1 जाते हैं। ओके सर, आपने बताया था कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका? देखिए, इंडियन पॉपुलेशन में 2-3 बड़े कल्चरल डिफरेंसेस हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। एक तो लेडीज़ मोस्टली दे आर होम मेकर्स, वो घर में रहती हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं होता। पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं बॉडी वेट पे इफेक्ट पड़ता है, बोन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो अपना ध्यान कम रखती है, फैमिली का ज़्यादा रखती है। मिल्क इनटेक मोस्टली लेडीज़ का कम होता है, बिकॉज काफ़ी लोग इंडियन पॉपुलेशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत होता है कि उनको दूध हजम नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट कैल्शियम का इंटेक भी कम हो गया। बाहर नहीं कम जाती हैं तो सनलाइट भी एक्सपोजर कम हुआ, तो विटामिन डी भी कम हुआ। और न्यूट्रिशियस डाइट भी आजकल इंडियन डाइट में बहुत कम है। जैसे मोस्टली हमारी जो डाइट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। तो जब प्रोटीन कम है तो मसल भी अच्छे से बिल्ड नहीं होता, तो हमारा फैट बढ़ गया, हमारा प्रोटीन कम हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा हो गया। आजकल इंडिया स्लोली एंड स्टेडली डायबिटिक कैपिटल बन गया। हर घर में हर दूसरे पेशेंट को, फैमिली मेम्बर को शुगर है, तो शुगर भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुल मिला के उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, वेट मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है, डाइट अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर मिलके हमने देखा कि जो हमारी अपनी कॉमन प्रैक्टिस में भी 70% के आसपास जो हम पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं, दोज आर फीमेल्स, और 25 to 30% मेल्स होते हैं। तो और उनका एज ग्रुप भी थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि क्या एज ग्रुप के लोग आते हैं आपके पास ज़्यादा? सो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट 50+ के बाद ही होता है, बट लेडीज़ में हमने देखा है कि वो 50s और 60s में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, और जेंट्स में 65, 70 या उससे लेटर, जो कि एज के साथ साथ जैसे जॉइंट्स खराब हो जाते हैं उसमें होता है। तो कहीं ना कहीं 5 से 10 साल पहले ही उनके जॉइंट्स उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो यंग एज से लेकर मिडिल एज में काम भी बहुत करती हैं। और पहले ज़माने में तो किचन भी बैठ के होता था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। स्क्वाटिंग करना, इंडियन वॉशरूम यूज़ करना, नीचे बैठने का हैबिट सब लोगों का होता है, खाना भी कई लोग नीचे बैठ के खाते हैं। उन सब एक्टिविटीज़ से जहाँ भी हम नीचे बैठते हैं, आलती पालती मारते हैं, या इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस में नीचे बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा देते हैं। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि फीमेल्स के क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उनके जॉइंट में इश्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कराई जाती है? अब हम बात करें, किसी को नी प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट पहली बार आता है उसको हम नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट को हम एक लास्ट ऑप्शन मानते हैं, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है जो पेशेंट आया है वो हमारे से पहले कितना और ट्रीटमेंट ले चुका है। अच्छा, मान लिया आप कोई पेशेंट ऐसा है जो 3 साल से नी का ट्रीटमेंट करा रहा है, चाहे उसने दवाई भी लिया, फिजियोथेरेपी भी किया, इंजेक्शन भी लगवा लिया, कोई आयुर्वेदिक मसाज भी कर लिया, ऑयल मसाजिंग भी कर लिया, ब्रेसेस भी पहन लिए, सब चीज़ें ट्राई कर चुका है, एंड नाउ आज वो ऐसे स्टेज पे है, वो व्हीलचेयर बाउंड है या वॉकर लेके चलता है। धीरे धीरे लास्ट 2 साल में
इतना कम चल रहे हैं कि बैठने का काम ज़्यादा हो गया तो बैक भी इफेक्ट हो गई है, वेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल एंड स्टेज में, जिन्होंने सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रखी है, तो हम उनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं अगर उनकी बाकी मेडिकल पैरामीटर्स अलाउ करते हैं। बट अगर फर्स्ट टाइम आया है, उसको 40s 50s में पेशेंट है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 60 to 70% पेशेंट्स अगर वो वेट को थोड़ा कंट्रोल कर लें 5 to 7 kg से ऑलमोस्ट नी पेन पूरा गायब हो जाता है। और अगर वो कुछ ना कुछ अपना रेगुलर शेड्यूल में कुछ नी एक्सरसाइजेज ऐड कर लें, या बेसिक एरोबिक्स हो गई, स्विमिंग हो गया। अब सबके एक्सेसिबल तो नहीं होता स्विमिंग, तो हम आमतौर पे जो ओपन जिम लगे होते हैं पार्क्स में, सोसाइटीज़ में, उसमें भी हमारे पास क्रॉस ट्रेनर, लेग प्रेस और साइकिलिंग होता है। ये सब भी बहुत इफेक्टिव होता है नी के लिए। तो अगर वो वेट मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, नीचे बैठने की एक्टिविटीज़ कम करते हैं और डाइट में थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, अगर वो इवन इफ उनको मिल्क सूट नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो अगर मिल्क जिसको पसंद नहीं हो बाकी ले सकते हैं, चाहे वो लस्सी, दूध, छाछ वगैरह सब कुछ हो। नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन है तो एग वाइट्स लेंगे तो उससे भी डायरेक्ट सोर्स प्रोटीन और कैल्शियम का मिलता है। और आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं आयुर्वेदिक, वो भी आते हैं, जैसे सत्तू होता है या उस तरीके के लोकल चीप एंड बेस्ट मिल जाती हैं। तो इन सबसे प्रोटीन, कैल्शियम इंटेक वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इंटेक हो गया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, ये पहला स्टेप होता है जो हम हर एक को एडवाइस करते हैं। दवाई सेकंड या थर्ड पे आता है। तो मोस्टली जब ये सब चीज़ें, आमतौर पे ये क्या हैबिट चेंज करने वाली चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली ओल्ड हैबिट्स कभी चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो रोज़ घर में अगर उन्होंने पकौड़े ही खाने और हफ्ते में 3 दिन खाने, तो मुश्किल है कि वो वहाँ से शिफ्ट होकर दलिया पे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है। तो उनका टेस्ट वैसा है। अगर वो राइस ईटिंग पॉपुलेशन है, हम उनको मना करें राइस खाने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। रोटी ज़्यादा खाते हैं, दालें वगैरह कम लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जिनको 100 को बताएंगे तो 20-30% ही अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं एंड स्टिल दे आर कंप्लेनिंग कि हमें नी पेन हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी हो गया, होम एक्सरसाइजेज हो गया, हॉट थेरेपी हो गया, गर्म सिकाई होता है, ऑयल मसाजिंग होता है, ये सारी ऑप्शंस हम उनको देते हैं। कई लोग आयुर्वेदिक मसाज को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि मसल्स टाइट होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक हो जाता है। मेडिसिन का रोल भी आता है, जिसमें पेन किलर्स वगैरह तो बहुत मिनिमल यूज़ होता है, बिकॉज बहुत से लोगों को थोड़ा बॉर्डरलाइन किडनी का इशू होता है, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो दवाई हर पेशेंट के लिए सोच समझ के हम देते हैं कि उनका प्रोफाइल कैसा है, उनको शुगर तो नहीं है, उनको किडनी का इशू तो नहीं है। और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, आजकल ग्रीस बनाने के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कार्टिलेज जनरेट करने के लिए। ऑल्दो वो बहुत ग्रॉसली इफेक्ट नहीं करते, बट कोई नुकसान भी नहीं करते। तो उनको बता के कि भाई आपने एक्सरसाइज भी करना है, बट यू कैन टेक दिस सप्लीमेंट, दे विल हेल्प। 20-30% इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप एक्सरसाइज भी जितना हो सके करें, एटलीस्ट 3 to 4 times a week करें, इफ नॉट ऑल 7 days। दे शुड चेंज सम डाइट पैटर्न ऑल्सो, जिसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ जाए, मिल्क और कैल्शियम इंटेक बढ़ जाए, और साथ में ये थोड़ा बहुत मेडिकेशन। अब मान लीजिए किसी को कहीं ट्रैवल करना है, कोई लंबा खड़े होने का, किसी के घर में शादी है, ऐसे कुछ एपिसोड में हम उनको दे भी देते हैं कि 5 दिन आप ये मेडिकेशन ले सकते हो। फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग फ्लैट फुटवेयर पहनते हैं, वो उसका ग्रिप नहीं होता है। तो हम यूजुअली जिनको आर्थराइटिस होता है उसमें हम स्पोर्ट शूज़ ज़्यादा एडवाइस करते हैं, या सॉफ्ट कुशन्ड स्लीपर्स एडवाइस करते हैं। तो हमने डाइट में चेंजेस किया, एक्सरसाइज किया, थोड़ा मेडिकेशन किया, और अगर वो खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वी एडवाइज देम फिजियोथेरेपी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सब ट्राई करते हैं। अगर ये सब फेल हो जाता है तब हम उनको इन्वेजिव तरीके बताते हैं, यानी कि आजकल रेंज है, जैसे इंजेक्शंस का लोग बोलते हैं, भाई दर्द का भी होता है, ग्रीस का भी होता है। PRP की एक चीज़ है जिसमें हम प्लाज्मा प्लेटलेट डाल देते हैं। तो ये इंजेक्शन है, ये ऑफकोर्स सर्जरी से पहले का स्टेज है, बट इसमें हम नीडल से इंजेक्शन लगाते हैं और ये बताते हैं कि ये सब में फ़ायदा नहीं देता है। इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, और देगा तो इट्स का टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और साथ में इंजेक्शन लगवा लेते हैं, यस उसका इफेक्ट 1-2 साल निकल जाएगा। बट ये सारे ऑप्शंस हम सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडियन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि 10 में से 7-8 पेशेंट इन्हीं चीज़ों पे कुछ साल और कंफर्टेबली निकाल लेते हैं। और जब ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएं, तब तो ऑफकोर्स नी रिप्लेसमेंट उनके लिए फाइनल ऑप्शन बन जाता है। बिकॉज जब भी नी रिप्लेसमेंट हो, हम ये मान के चलें कि वो फाइनल हो, उसके बाद कुछ और ना करना पड़े। क्योंकि जो ऑलरेडी 50-60s में है, हम चाहेंगे कि उनकी लाइफ लॉन्ग वो चलता रहे।
सर जैसे अभी आपने बताया कि आप सबसे लास्ट एक प्रायोरिटी रखते हैं कि अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, उससे पहले आप सारे तरीके ट्राई करते हैं कि एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, मसाजेस, ऑयल्स, फिजियोथेरेपी, सारा कुछ सजेशन आप देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसको कराने से पहले आप क्या क्या टेस्ट अपने पेशेंट्स पर करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है कि भाई पेशेंट को कुछ महीनों से दिक्कत हो रहा था, अब वो सर्जरी कराना चाहता है, अब वो आया ठीक होने, तो उनके साथ साथ जो भी मेडिकल इश्यूज है वो तो हमें पहले उसको चेक भी करना है, और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसको पहले कंट्रोल करना है। जैसे उनका हम हार्ट का चेकअप करते हैं जिसमें इको वगैरह, ईसीजी और स्ट्रेस इको होता है। हम लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे, और कभी कभी किसी को पुराना लंग्स का प्रॉब्लम हो जैसे दमे की दिक्कत हो तो उसमें हम अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग टेस्ट भी करते हैं। फिर हम उनके ब्लड टेस्ट में उनका हीमोग्लोबिन देखते हैं, लिवर फंक्शन देखते हैं, किडनी फंक्शन देखते हैं, और उनके क्लॉटिंग कैसा है, ब्लड का थिकनेस है, थिननेस कितना है वो देख लेते हैं। और उसके अलावा मोस्टली उनकी मूवमेंट कितना है, कितना वो चल पा रहे हैं, अभी उनका कितना चैलेंज है, क्या क्या एक्टिविटीज वो कर पाते हैं। तो उनको एक सर्जरी से पहले वो क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं और सर्जरी के बाद वो क्या कर पाएंगे, तो उनको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देने के लिए हमें उनको पहले चेक करके बताना पड़ता है कि भाई हम ये सारे टेस्ट करेंगे, इनको अगर इसमें कुछ कमी पेशी आएगी पहले उसको ठीक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स को ये उम्मीद होता है कि आज हम तो 6 महीने से नहीं चल रहे लेकिन नया जॉइंट लगवा लिया तो हम कल से दौड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी देना जरूरी है कि टेस्ट तो किए, सर्जरी के लिए फिट भी हो गए, अब उसके आगे सर्जरी में जाने से पहले उनके साथ एक फ्रैंक कम्युनिकेशन, एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं यही सवाल हर पेशेंट पूछता है, तो उनको रियलिस्टिकली बताना कि आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए, अब कोई एक हमारे पास एक कर्नल आया, वो गोल्फ खेलना चाहते थे, वो खेल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हम 2-4 किलोमीटर चलना पड़ता है, हर बॉल के बाद आपको बहुत वॉक करना पड़ता है, रास्ता ऊंचा नीचा ढलान होती है। तो वो उन्होंने सर्जरी इसलिए कराया, लेकिन उन्होंने बहुत थॉरली मेरे से डिस्कस किया कि क्या अगर मैं गोल्फ नहीं खेल पाऊंगा तो मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैं नॉर्मल घर के अंदर छोटा मोटा वॉक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू प्ले गोल्फ, इसलिए मैं कराना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू नो वेदर आई विल बी एबल टू गो बैक टू माई स्पोर्ट्स और नॉट। सो हर एक का अपना कोई ना कोई एक कारण होता है, वाई पर्पस होता है। वो पर्पस सॉल्व अगर नहीं हुआ तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो हमें पूछना होता है उनसे और उनको क्लैरिटी भी देनी होती है क्या ये आप पर्पस अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उनका पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ एट लास्ट? उनका हुआ, ऑफ कोर्स उनका हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनका, कैसा रिएक्शन था आफ्टर द सर्जरी? सो ऑफ कोर्स जब सर्जरी होता है तो फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें पेशेंट थोड़ा सा फ्राइटेंड भी होता है क्योंकि थोड़ा बहुत कोई भी सर्जरी होगा, हालांकि हम सारे पेन मेजर्स यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा। फिर जब फर्स्ट टाइम हम वॉक करना शुरू करते हैं, पहले हम उनको वॉकर देते हैं, फिर हम स्टिक देते हैं, फिर इंडिपेंडेंट कराते हैं। तो एक जो नए जॉइंट और पुराने जॉइंट का जो फ़र्क है उसमें बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम पे हैंड होल्डिंग टीम का बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो हैंड होल्डिंग करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होता, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। कई बार क्या होता है वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो एक्सरसाइज छोड़ ही देते हैं, और अगर उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वो सर्जरी के आउटकम पे पड़ता है। ओके सर, आपने बताया कि आफ्टर सर्जरी भी कभी कभार पेन होता है, तो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? सर्जरी के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हम देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोल्ड पैक यूज़ करते हैं, आइस पैकिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% पेन किलर का रिक्वायरमेंट सिर्फ आइस पैक यूज़ करने से ही कम हो जाता है। सो फर्स्ट 1 or 2 months पेशेंट रेगुलरली आइस पैक भी करता है, दिन में 3-4 बार से शुरू करके बाद में वो हफ्ते में 2 बार, दिन में 2 बार, फिर धीरे धीरे वो कम भी कर देता है, कभी कभी फिर SOS बेसिस पे करता है। बट आइस पैक एक ऐसा टूल है जो उनकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट को कम करता है। स्पेशली एक्सरसाइज के बाद जो पेन बढ़ता है उसको हम आइस पैक से कंट्रोल कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा नर्व मेडिकेशन, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं, थोड़ा बोन्स के लिए कैल्शियम देते हैं, ब्लड थिनर भी देते हैं, सो दैट इस सर्जरी के बाद कभी कभी रेयरली किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उनको ब्लड थिनर पे भी 1-1.5 महीना रखते हैं जब तक वो फुली रिहेबिलिटेट, यानी कि अपना आराम से सारे काम करने नहीं होते। ओके सर, अभी आपने आइस पैक के बारे में बताया था कि आप उनको सजेस्ट करते हैं कि वो आइस पैक लगाएं अपने नीज पे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह की चोट पर किस तरह की सिकाई करनी चाहिए, गर्म सिकाई करनी चाहिए, ठंडी सिकाई करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा।
मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर सर्जरी होगा या जहाँ कोई फ्रेश चोट लगा है उसमें आइस पैकिंग होता है। ये दो कंडीशन है जिसमें हॉट पैक कभी नहीं करते। मतलब जो फ्रेश इंजरी होती है फ्रेश उसमें? इंजरी Okay. हुआ, किसी को एंकल पे मोच आ गया, किसी को अचानक गिरने से चोट लग गया, और किसी का सर्जरी हुआ है, इन दोनों कंडीशन के बाद हमें सिर्फ आइस पैक यूज़ करना है। वहाँ पर हॉट फोमेंटेशन नहीं किया जाता। और अगर किसी को बैक स्पैज़म हो गया, मान लिया वेट उठा लिया, कमर में दर्द हो गया अचानक, या कुछ खेलते हो मसल में स्पैज़म हो गया, टाइटनेस हो गया, तो उसमें हम गर्म सिकाई यूज़ करते हैं। और जहाँ आपको कन्फ्यूजन है वहाँ आइस कर लो। अच्छा, जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ आइस कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जो इनमें से कवर नहीं हो रहा है, वहाँ आइस कर लो, बिकॉज आइस नुकसान नहीं करेगा। गरम उन जगहों पे नुकसान कर सकता है जहाँ पर सर्जरी के बाद का है या चोट के बाद। कई लोग चोट के बाद, वो पहले ज़माने में हम वो हल्दी वल्दी लगाते थे, गरम करके रोटी लगा देते थे। आजकल आज भी आते हैं पेशेंट वो जो पहलवान से ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो जो एंकल स्प्रेन पे जहाँ आइसिंग करना था वहाँ पर वो 10 दिन से वो गरम तेल के मालिश और सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आइसिंग कभी भी नुकसान नहीं करेगा। ऑफ कोर्स कई पेशेंट्स इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलते हैं कि विंटर्स में इतना ठंड है, हम आइसिंग कैसे करें, तो हम उनको यहाँ तक बताते हैं कि आप सनलाइट में बैठ के भी कर सकते हो, एंड यू मे रिमूव इट आफ्टर 8 to 9 minutes 10 minutes जब आपको ज़्यादा कोल्ड लगे, एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक और बीच बीच में आप लगा सकते हैं। ओके।